कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। आज मुद्दा ऐसा है हमारे पास और कुछ नई बातें हैं आपको बताने के लिए हमारे पास। अनंत विजय जी प्रोग्राम में आ गए सीनियर जर्नलिस्ट। अनंत जी बहुत स्वागत आपका। अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। अजीत जी बहुत स्वागत आपका भी। और आपके हमारे देवेंद्र पराशर जी, इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र बहुत स्वागत आपका भी। 10 जनपथ में छिपा रहस्य। आज आप ये फोटो देख के और ये शीर्षक देख के मत समझिएगा कि कोई पुरानी कहानी आपको बताने वाले हैं। चेहरे पुराने हैं, कहानियां नहीं होंगी। वादा है सर? ठीक। कहानी ये छोटी सी ये है कि पार्लियामेंट में ये सवाल पूछ लिया संबित पात्रा जी जो सांसद हैं बीजेपी के, कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में नेहरू जी से जुड़े क्या कोई दस्तावेज गायब है? जवाब मंत्री जी ने दिया, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, कोई कागज गायब नहीं है। अब चूंकि ये मुद्दा चल रहा था कि 51 बक्से कागज़ लेकर सोनिया जी अपने घर में उनको कागज़ों को लेकर रखी हुई हैं, तो कांग्रेस ने कहा माफ़ी मांगो, तुम्हारा मंत्री कह रहा है कोई कागज़ गायब नहीं है। गजेंद्र जी ने जवाब दिया उसका। उन्होंने कहा कि गायब होने का मतलब गायब नहीं है का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे पास हैं, हमें मालूम है वो कहाँ हैं, लेकिन हमारे पोजेशन में नहीं है। वो आपके पास है और आपको भी मालूम है कि वो सोनिया जी के पास है। 2008 में सोनिया जी जब यूपी की सरकार थी, अब आज प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया, उस वक्त नेहरू मेमोरियल हुआ करता था, तो सोनिया जी शायद उसकी चेयरपर्सन भी थी। तो उन्होंने वो 51 बक्से जो हैं दस्तावेजों के वो मंगवा लिए और उसके बाद से कई बार उनको चिट्ठियां जा चुकी हैं कि वो वापस लौटा दीजिए, राष्ट्र की धरोहर है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उनका क्या पत्राचार हुआ, किससे हुआ, तो ये देश को पता होना चाहिए, इतिहासकारों को, शोधकर्ताओं को पता होना चाहिए। ये तो मूल विवाद है। ठीक, कुछ दो एक बातें तो पता चली हैं कि उन 51 बक्सों में क्या है, तो वो हम डिस्कस करेंगे सर आज, क्योंकि पूछा मंत्री जी ने कि क्या छुपाना चाहती हैं सोनिया जी, ऐसा उन पत्रों में क्या है, तो एक दो बातें तो पता लगी, उनकी बात मैं करूंगा। लेकिन आज उससे थोड़ी सी इससे क्यों लेते हुए दूसरी बात, क्या गांधी परिवार एक एनिग्मा है या वो एनिग्मा क्रिएट करके रखना चाहता है? पर कोई भी राजा होता है या कोई शासक होता है भाई, उसका ऑरा तभी तक है ना जब तक कुछ सस्पेंस है, जब तक कुछ मालूम नहीं है। जैसे अफवाह उड़ गई थी कि मोदी जी क्या खाते हैं, तो चर्चा होगी देश में। अब ऐसे ही चर्चा की गांधी फैमिली में तीनों लोग बैठते हैं तो किस भाषा में बात करते होंगे? कोई पूछता है कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, कोई पूछता है पैसा कहाँ से आता है, विदेश जाते हैं तो प्राइवेट ट्रिप में कहाँ जाते हैं, तरह तरह की बातें हैं। इनसे मिलने का रास्ता क्या है, इनका अपॉइंटमेंट लेना हो तो किसको फ़ोन करना पड़ता है। तो क्या ये एक एनिग्मा जानबूझ के क्रिएट करके, ऑरा क्रिएट करके रखा गया है गांधी फैमिली का, या उन्होंने खुद इसको किया है? शुरुआत मैं चलिए यहीं से कर लेता हूं। फिर चिट्ठी की बात मैंने आपको बताई, पत्रों की बात, कुछ 2-3 नई बातें मैं आज आपको बताऊंगा। आप क्या मानते हैं, ये एनिग्मा अपने आप बना हुआ है गांधी परिवार का, ये क्रिएटेड है? आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में एक बात कहा, राजा। तो जो राजा भाव में होता है ना देश में, उसको अपने पास मुट्ठी बंद रखनी पड़ती है, एक तिलिस्म बना के रखना पड़ता है। एक तिलिस्म बना के रखना पड़ता है उनको कि भाई हम साधारण आदमी नहीं है भाई कि हमारे बारे में सब जान जाओगे। अब आपने मोदी जी का नाम लिया, क्या खाते हैं खुदे बता दिए कि सहजन का वो सूप बनाते हैं, वही खाते हैं। और आज से नहीं, गुजरात के जमाने से खिचड़ी खाते हैं। अब बताओ सोनिया जी क्या खाती हैं, इस पे चर्चा हो जाएगी, क्योंकि पिज्जा का मूल वही है जहां सोनिया गांधी का मूल है। पिज्जा भी तो इटली का ही है ना फूड। तो मैं उस पे छोड़ देता हूं। मैं ये कहता हूं कि गांधी परिवार अपने आसपास एक ऐसा वातावरण गढ़ता है और उसको गढ़ने में उस दल के लोग या उनके आसपास के लोग भी बड़ी योजनाबद्ध तरीके से ये गढ़ते हैं। एक नायकत्व गढ़ते हैं कि उनकी लार्जर देन लाइफ इमेज है। आपको याद होगा यूपीए की सरकार जब थी तो इनको जब युवराज कहा जाता था तो उनको राजमाता कहा जाता था, है ना। त्याग किया था सोनिया गांधी ने, आपको याद होगा, सब लोगों ने चलाया था। जब वो क्या एक कोई था ना कानून जिसमें कि लाभ के पद पर रहते हुए आप किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जब इस्तीफा दिया था तो कहा गया त्याग है,
मजबूरी के त्याग को भी त्याग बना दिया जाता है, वो तो मजबूरी का त्याग था। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से गांधी परिवार और ये अभी से नहीं, आप याद करो नेहरू जी के ज़माने से, नेहरू माउंटबेटन को लेके, नेहरू एडविना को लेके, और ये कोई एक मतलब विस्पर नहीं है इन द पावर कॉरिडोर, ये इस पर किताबें लिखी गई हैं। कैथरीन उसने लिखा, क्लेमा ने किताब लिखी, उसके बाद कई लोगों ने जो नेहरू की किताब लिखी, प्रफुल्ल जयकर ने जब इंदिरा गांधी के बारे में किताब लिखी, ओपी मथाई की किताब चलिए मिलती नहीं है, उसकी चर्चा नहीं करूंगा मैं, लेकिन माउंटबेटन की पोती ने लिखी शायद किताब एक तो। हाँ, तो मैं कई सारे पत्र वत्र आते रहते हैं। अभी एक किसी अमेरिकन राइटर ने भी किताब लिखी ना, जिसने जॉन एफ कैनेडी का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू जी उसका चिट्ठी अपने तकिया के नीचे लेके सोते थे। तो ये सब वातावरण बनाने के लिए इस तरह की चर्चा छेड़ी जाती है, और इसको जिसके लिए माहौल बनाया जाता है वो एंजॉय करता है, सौरभ जी, या करती है। आप देखिए जिस प्रकार से राजीव जी के उस समय टूर्स हुआ करते थे, जब वो प्रधानमंत्री बने, तो उस समय को याद करिए कि अच्छा INS विक्रांत पे ये दिवाली में क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, तो उसको लेके भी जो जिज्ञासा होती थी। उस समय की पत्रिका मुझे याद है, माया एक पत्रिका निकलती तो उसमें कवर स्टोरी छपी थी उनके जश्न पर। तो ये माहौल बनाया जाता है और बहुत योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता है। तो क्या, अब मैं आप ही की बात से, आपने तिलिस्म, अच्छा शब्द दिया मुझे, वो एनिग्मा अंग्रेजी में तिलिस्म शब्द है। क्या ये जो बक्से हैं जो नहीं लौटाए जा रहे हैं बार बार कहने के बावजूद, नेहरू जी के जो पत्राचार है, अच्छा वो आप पूछेंगे भाई वो पत्राचार किससे है, तो वो एडविना माउंटबेटन जी से है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि मित्र थी नेहरू जी की और लॉर्ड माउंटबेटन की, मोर देन मित्र थी कह सकते हैं, जो हमारे लास्ट वाइसराय थे, उनकी पत्नी थी वो। एल्बर्ट आइंस्टाइन से उनका पत्राचार है, जयप्रकाश नारायण से उनका पत्राचार है, जगजीवन राम जी को, अरुणा आसिफ अली को, विजयलक्ष्मी पंडित को चिट्ठियां लिखी हुई हैं, पद्मजा नायडू के साथ उनकी चिट्ठी है। तो ये सब बातें, तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि धरोहर है। लेकिन ये आपको क्या लगता है, मुझे नहीं पता आपने वो चिट्ठियां देख ली कि नहीं देखी, लेकिन क्या वो तिलिस्म बनाए रखने के लिए ही कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं, या उसमें कुछ आपत्तिजनक होगा, जैसा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हो सकता है तभी छुपा रहे हो? नहीं, एक तो देखिए 51 बक्से हैं, तो ये जो कार्टन पैक होता है वैसा नहीं है कि स्टफ बड़े बड़े कार्टन हैं और ढेर सारे दस्तावेज उसमें भरे हुए हैं, ऐसी बातें नहीं है। 10-12 लोगों के नाम हैं जिनकी चिट्ठियों की बातें हो रही हैं कि ये 51 बक्से में वो चिट्ठियां हैं। उनकी, इन्हीं लोगों की बहुत सारी चिट्ठियां अभी वहाँ उपलब्ध भी हैं, जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है, जो अब प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल एंड म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हो गया, वहाँ अभी भी अवेलेबल है इन लोगों की चिट्ठियाँ। कुछ चिट्ठियाँ ऐसी हैं जो 2008 में सोनिया गांधी ले गई, उनके पास है इन्हीं लोगों की। अब इसमें बहुत सारी चिट्ठियां, बहुत सारे दस्तावेज तो ऐसे हैं जो 1971 में इंदिरा गांधी ने स्वयं खुद चल करके दिया था, उन्होंने दिए थे। हाँ, तो अगर कोई बहुत ही आपत्तिजनक कोई चीज होगी तो क्या इंदिरा गांधी को नहीं पता था उस समय कि ये कोई आपत्तिजनक चीज है, नहीं रखनी चाहिए, सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? ले लिया। अब आप सोनिया गांधी अपने यहाँ ले गई, तो इसके बावजूद हमको नहीं लगता है कि कोई आपत्तिजनक चीज होगी। अच्छा, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो तिलिस्म है ये हर बड़े नेता के इर्द गिर्द रचा जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द रचा गया है। हम लोग बिहार में हैं, देवेंद्र जी को पता है, लालू परिवार के इर्द गिर्द भी बहुत सारा रचा गया है। तो हर राजा, जो हर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में। यहाँ तक कि इतने छोटे लेवल पर कि आप जाइए तो हमारे शहर में जाइए तो नया कलेक्टर एसपी आता है, उसके बारे में भी लोगों की बड़ी जिज्ञासा होती है। जो पावर में है उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, झूठी सच्ची कहानियां जानना चाहते हैं। अब ये जो सोनिया गांधी ले गई हैं और वो नहीं लौटा रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है ये तो सोनिया गांधी जाने। लेकिन जिन लोगों के इसमें चिट्ठियां हैं उनकी सारी कहानी जनता के बीच में है। जैसे एडविना के साथ माउंटबेटन की पत्नी लेडी माउंटबेटन के साथ नेहरू के जो संबंध हैं, उस पर इतनी कहानियां लिखी जा चुकी हैं कि उसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और ऐसा हमको, जहां तक हमने नेहरू को जाना है, पढ़ा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी बात उन्होंने किसी चिट्ठी में लिखी होगी जिसको छिपाने की जरूरत है। 1971 से 1974 के बीच इंदिरा गांधी जी ने अपने पिताजी की जीवन से जुड़ी कई पत्र, फाइल और डायरियां खुद नेहरू मेमोरियल को दी। लेकिन सर, उनका जब वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया गया था, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ओपन थे और कुछ रेस्ट्रिक्टेड, क्लोज्ड थे। मतलब वो जरूर संग्रहालय के पास थे, पर वो पढ़ नहीं सकते, मगर वो सार्वजनिक तब भी नहीं थे। हाँ, तो तब भी वो पढ़ने के लिए नहीं थे। वही कह रहे हैं, हम उसी पर आ रहे थे, आपके इसी बात पर हम आ रहे थे कि जो ये जितने लोगों के आपने नाम लिए, इनमें से 3 या 4 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ पत्राचार में कुछ रेस्ट्रिक्टेड चीजें हैं जो नहीं खोली गई होंगी।
उनको हो सकता है कि सोनिया गांधी भी नहीं सामने आने देना चाहती हूँ। इसमें भी दो हिस्से करना होगा। एक तो जिनके साथ डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस है या जो स्ट्रेटेजिक कॉरेस्पॉन्डेंस है, पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो भी हो सकता है कि हार्मफुल हो। जैसे किसी ने कहा 48 की लड़ाई को लेके या 62 की लड़ाई को वही लेके कह रहे हैं कि उसको दस्तावेज होंगे उसमें। जैसे जगजीवन राम के साथ हो सकता है कि ऐसे दस्तावेज हो, ऐसी चिट्ठियां हो जो B.R. अम्बेडकर को लेकर के लिखी गई हो। एक समय बाबू जगजीवन राम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे नेहरू के पास अम्बेडकर को लेकर के, जब 1951 में अम्बेडकर बाहर हुए थे सरकार से। उस समय जब दोबारा वो राज्यसभा में आए तो उस समय की मध्यस्थता हुई है, और ये लोहिया ने भी अपनी किताबों में लिखा है। तो हो सकता है कि कोई डैमेजिंग बात हो जो नेहरू ने कही हो, लिखी हो अम्बेडकर के बारे में, हो सकता है। मतलब हम स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की बात है, इंटीमेट चिट्ठियों की, इंटीमेट बातों की बात अलग है। ये हो सकता है, उसमें कृष्ण मेनन की चिट्ठियों का जिक्र नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनके कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस हो दूसरों से, जिसमें पटेल और नेहरू के संबंधों को लेकर के कोई ऐसी बात लिखी गई हो। उनके पंचशील समझौते को, तिब्बत का एक्सेशन चाइना ने किया, उस समय जो नेहरू चुप रह गए थे, जिस पर अमेरिका ने बड़ा सवाल उठाया कि भाई भारत अगर इंटरवेन करता तब हम चाइना के खिलाफ लड़ने जाते। भारत इमीडिएट नेबर था। 4000 किलोमीटर की जमीन तिब्बत की कब्जा हो गई, तो नेहरू चुप रहे थे। हो सकता है कि वो सारी बातें हों जो आज के कॉन्टेक्स्ट में खराब लगे। ये इंसिस्टेंस क्यों है कि ये वापस लौटने चाहिए ये दस्तावेज? सर, इसमें दो तीन चीज़ देखी। जैसे पहले मैं ये नहीं समझता कि ये सिर्फ ये गांधी परिवार के तिलिस्म को बनाए रखने के लिए ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर ब्रिटेन का न्यायालय भी क्यों इसको गोपनीय मान के मना करता है कि इसको सार्वजनिक ना किया जाए? ऐसा तो नहीं है ना कि एडवीना ने सिर्फ नेहरू की चिट्ठी लिखी। नेहरू ने एडवीना की जो चिट्ठी लिखी वहाँ भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया, और इस बात को कहते हुए कि इसमें कुछ सेंसिटिव चीज़ें होंगी, हो सकती हैं, इसलिए इसको पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए। तो अगर गांधी परिवार के सिर्फ तिलिस्म की बात होती है तो ब्रिटेन उसमें क्यों शामिल हो रहा है? मतलब मामला उससे कुछ आगे का था। दूसरी चीज़ कि अगर इंदिरा गांधी ने दिया या सोनिया गांधी ने दिया सौरभ, तो बाकायदा ये एक चेयरपर्सन वो खुद ही थी, और बाकायदा ये मेंशन करते हुए कि ये कोई डोनेशन नहीं दे रहे हैं, ये गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि इसको प्रिजर्व किया जाए। तो उस जगह तो अपनी निजी संपत्ति वो मानते थे ना। तो आप कह सकते हैं कि तीन मूर्ति का एक एक्सटेंशन वो मान रहे थे अपने निवास के स्थान पे, कि जहाँ पे कागजात तो वो रखने के लिए सिर्फ दिया गया था कि अच्छे तरीके से रखा जाए। मेमोरियल को ये नहीं कह दिया गया था कि आपकी संपत्ति है, हमने गिफ्ट कर दिया। जैसे अगर आप जैसे ही गिफ्ट कर देते हैं सौरभ, गिफ्ट करने वाले का भी अधिकार नहीं होता। हाँ, तो आपने सिर्फ बेहतर रख रखाव के लिए कि आपके अपने पैसे खर्च करने के अपनी जगह पे इन सब चीज़ों का ना जाए। नेहरू के कुल 4.5 लाख डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे थे। 21,000 को वहाँ से हटाए गए। 2008 में हटाए गए। क्यों हटाए गए भाई? ऐसा क्या था? और वो 21,000 छांट के हटाए गए। 21,000 छांट के हटाए गए, और बीच बीच में से हटाए गए। जैसे पेज वाइज, क्योंकि कैटलॉग जब पूरा मेंशन होता है तो पूरे कैटलॉग में उसका डिटेल है, और जिन लोगों ने उसको पढ़ा है, इस जैसे PMML में ये पहली बात तब उठी जब उसकी AGM की बैठक हो रही थी, तो रिजवान कादरी एक मेंबर हैं। हाँ। तो रिजवान कादरी ने इस बात को, अच्छा, रिजवान कादरी की बहुत सारे लोगों से बात हुई जो कि उनमें से कुछ पन्नों को पहले पढ़ते रहे थे। पढ़ने के लिए भी तब सोनिया गांधी के लिखित परमिशन की जरूरत थी। वो कोई शोधकर्ता भी पढ़ना चाहे, हाँ, तो सोनिया गांधी का रिटर्न परमिशन लगता था। उसके बाद वो कोई पढ़ सकता था। उसके बाद बीच बीच के पन्ने सारे गए। फिर रिजवान कादरी ने AGM की बैठक में इस बात को उठाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी के हिसाब से भी देखें तो ऐसा नहीं है कि कोई गैर कानूनी काम उन्होंने किया है कि या इलीगल काम किया है, क्योंकि उस जैसे अगर वो कह रहे हैं कि ये गिफ्ट नहीं है, हाँ, तो फिर ये गिफ्ट नहीं है, सिर्फ इसके रख रखाव के लिए दिया जाए। अब यहाँ पे सवाल सिर्फ ये खड़ा होता है कि अगर रख रखाव करना था, आपकी निजी संपत्ति थी, तो ट्रस्ट के मार्फत वहाँ पे करवाने की क्या जरूरत थी? दूसरी चीज़ कि उसमें जो चर्चाएं चलती है सौरभ, ये तो बहुत छोटा हिस्सा अभी आप देख रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि तकरीबन 4,500 फोटोग्राफ्स को लेके ये मामला आएगा। ठीक है। कमला नेहरू ने जो मौलाना आज़ाद को पत्र लिखा था उसको लेके ये मामला आएगा। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका राजनीतिक तौर पे चलिए। अब ये भी कहा जाता है कि सोनिया जी ने कभी इनकार भी नहीं किया लौटाने से। उन्होंने आई विल लुक इनटू दिस, उन्होंने नो नहीं कहा है। ये कहा है कि भाई इस पे हम लोग देख रहे हैं। सौरभ, इस लिहाज से कि वो सब कुछ ऑन पेपर है। तो अब लेट्स सी, अब आते हैं आप दूसरी बात पर। जैसे अब मैं कोट करता हूं, मैं आपसे कह रहा था कि ये तिलिस्म की कहानी है, तो फिर नेहरू जी पर हम जाएं डिटेल में। उससे पहले थोड़ा और, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये द लॉस्ट नेहरू पेपर्स ओपन मैगजीन में छपा है। ये जुलाई 2025 का इशू था। पूरा लंबा चौड़ा आर्टिकल था, मैं उसके कुछ पन्ने लेकर के आया हूँ। उसके आखिर में से शुरुआत करता हूँ मैं। स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने 2018 में एक ब्लॉग लिखा, उसको मेंशन किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। उन्होंने लिखा कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपनी लॉ प्रैक्टिस 98 साल पहले छोड़ दी थी आज से,
जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े नेता थे, लेकिन कभी प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं थे। इंदिरा गांधी जी ने कभी कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी की हो, कोई बिजनेस एक्टिविटी की हो, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस में बहुत छोटे समय के लिए कमर्शियल पायलट थे और इसके बाद फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ गए थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोनिया जी और राहुल जी ने कभी कोई व्यवसाय या काम नहीं किया है जिससे जीविका उपार्जन हो। और लेकिन फॉर जनरेशंस, पीढ़ियों तक गांधी परिवार ने किसी कमर्शियल वेंचर से कोई कमाई भी नहीं की, लेकिन उनके, और ये भी उन्होंने उसमें किया है, मोस्ट पीपल इन पब्लिक लाइफ सैक्रिफाइस देयर कमर्शियल करियर्स एंड लीड अ फ्रूगल लाइफ, बट मोस्ट मेंबर्स ऑफ नेहरू गांधी फैमिली स्टडीड आउटसाइड द कंट्री। गांधी परिवार के ज़्यादातर लोग विदेश में पढ़े और लगभग 4 जनरेशन तक उन्होंने एक आरामदेह ज़िंदगी बिताई और वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वेकेशंस भी करते हैं। तो वो ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई कैसे होता है ये, जब वो मोतीलाल जी से शुरू कर रहे हैं। इसलिए मैंने उनको कोट करते हुए बातें की। ये सवाल ने जेटली जी पूछ के गए, तो ये उस एनिग्मा का ही एक पार्ट। एक बार मैंने किसी से पूछ लिया अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी के ट्रिप का, तो मैंने सीरियसली मैंने पूछा किसी से, आप जैसे पत्रकारों से, तो इनका टिकट कौन कराता होगा? प्राइवेट अकाउंट से टिकट होता है, पार्टी के अकाउंट से टिकट होता है, या कोई टिकट करा के दे देता है? शायद इसी प्रोग्राम में पूछा था, तो लोग हंस दिए मेरे पे, यार ऐसे सवाल पूछते हो। और राहुल जी को टिकट के लिए कोई ठीक बात किसी कुछ करने की जरूरत आप है। लोग, मगर वो ये सवाल जेटली जी ने सवाल फॉर जनरेशंस उठाया है ऑफ गांधी फैमिली। अरे सर वो ठीक है, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने ये लिखा है, लेकिन बहुत बड़े वकील थे सर वो, जो मोतीलाल नेहरू जी थे। और जो कहते हैं ना चुनाव में धनबल का उपयोग, ये तो उनके समय से ही शुरू हुआ ना। कांग्रेस अध्यक्ष बनवाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने अपने धन का इस्तेमाल किया अपने पुत्र को, तो धन बहुत था उनके पास, तो धन की कमी नहीं थी। जवाहरलाल जी का तो सब कुछ उसी में चल जाता था। जब हम बचपन में थे तो एक तिलिस्म ये भी सुनते थे कि नेहरू जी का जैकेट पेरिस से धुल के आता है। हालांकि वो बताते बाद में लोगों ने बोला ऐसा नहीं था। मैं ये नहीं, मैं तो सुनते थे, इसीलिए कहा बिहार में ये खूब चलता था कि नेहरू जी का जैकेट वहां से धुल के आता और ये जो गुलाब लगाते थे वो कहीं और से आता है। ये उस तिलिस्म का हिस्सा है। लेकिन पैसे की कमी उनको नहीं रही। जवाहरलाल जी ने बड़ी सारी किताबें लिखी, 4 लाख पन्ना तो PMML को दे दिया। उसकी रॉयल्टी आती होगी? नहीं, उसके पहले जो किताबें लिखी, किताबों की बहुत रॉयल्टी आती है और वो रॉयल्टी ट्रांसफर होती रही। और जो सार्वजनिक जीवन में रहते हैं उनका खर्च तो बहुत अन्य लोग भी उठाते हैं सर, ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक जीवन में रहना। अब राहुल जी जैसे आप पूछ रहे हैं कि बड़े इतने मासूम, कौन इस मासूमियत पे मर जाए कि राहुल जी विदेश जा रहे हैं? अरे क्या भाई, 5 लाख का टिकट ही होगा ना फर्स्ट क्लास का, जर्मनी का, मान लीजिए, आना जाना रहना, 5 स्टार में रहना, BMW पे चलना, इस सब मिला लीजिए सर, तो कितना खर्चा होगा? 10 लाख। LOP के लिए 10 लाख सर, 50 लाख खर्चा होगा। कौन दे LOP रहा है सर? कौन दे रहा है? अरे कोई भी दे देगा सर, पार्टी दे देगी, या भी जिन लोगों ने बुलाया है, वो जो प्रोग्रेसिव अलायंस है, जो कंट्रीज का 117 कंट्रीज का अलायंस है जिसने बुलाया है जर्मनी। अब आपके देश से वो दे देंगे, उसमें ये कोई हम उस दिन अभी लोग कहेंगे मुझसे कि आप केवल गांधी परिवार के बारे में पूछ रहे हो। अभी मैं इनसे ये पूछूंगा कि मोदी जी ने सीएम बनने से पहले अमेरिका की यात्रा कर ली तो कैसे कर ली थी? नहीं, मैं यही तो है इसका जवाब ना आपके पास? मैं- अभी दे दीजिएगा, नहीं तो लोग कहेंगे एक ही तरफा बात अरे होती है। सर आप मैं तो पत्रकारों के बारे में बताता हूं आपको। इस देश के 7-8 पत्रकार गए अमेरिका में, 1 महीना रह के आए। तो अब हम कोई थोड़ी ना पूछ रहा है उनसे कि आपको पैसा कहां से मिले। हाँ नहीं, भाई लेकिन पूरा अमेरिका घूमे, जगह जगह सेमिनार किए, जगह जगह अच्छी आप जगह तो ऐसा माहौल बना दे कि यार ये तो बात करने लायक बात नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये मतलब, अरे राहुल गांधी सर, मतलब जिसके 4 प्रधानमंत्री उनके, या 4 या 3 प्रधानमंत्री उनके घर में, उनको सर पैसे की कमी है। अच्छा, जेटली जी ने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन प्रधानमंत्री को पेंशन तो मिलती होगी सर। नहीं, वो सब पेंशन है, रॉयल्टी आप वाली ये बात कहना तो कही है। मैं मानूं कि पेंशन से सब चल रहा है तो ठीक है फिर। सांसदों का पेंशन होगा। 2 बातें सौरभ जी आप उसमें एक सर एक बार वो PM वाली बात ही पूछ लूं, आर्गुमेंट ये वाला, ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने कहा था मैंने काफी स्टेट्स घूमी हुई है अमेरिका की, तब तो वो प्रचारक थे लगभग शायद। सारे। हाँ, लगभग सारे। लेकिन उसमें 2 चीज़ पहले आपको बता, पहले इस वाली चीज़ में बताऊं आपको कि जब भी कोई पॉलिटिशियन इस तरह की चीज़ें अगर ट्रस्ट बनाते हैं ना, तो इस तरह के सारे कामों के लिए वो ट्रस्ट सहारा रहता है। ठीक है। अच्छा, गांधी परिवार के लिहाज से सिर्फ लुटियंस डेली में लगभग 50 से ज़्यादा अलग अलग नाम से अलग अलग ट्रस्ट और जो गांधी परिवार खानदान के नाम पे है, हमें सरकार के द्वारा ये बताया गया, सरकार के एक बड़े सोर्स ने ये बताया कि 50 से ज़्यादा ट्रस्ट है जिनको प्रॉपर्टी आवंटित की गई है और वो ट्रस्ट वहाँ पे चल रहे हैं। अब जितने सारे काम हैं वो सारे ट्रस्ट वो उस तरह में देखेंगे,
वहाँ आप जा रहे हैं, उनके परिवार को कोई एक, अच्छा हर ट्रस्ट में आप कोई ना कोई पदधारी आप रहते हैं, गांधी परिवार हर ट्रस्ट में कोई ना कोई पदधारी रहेगा, ट्रस्ट उसका जिम्मे उठा लेगा। अगर जो बुला रहा है वो ना उठाए तो भी, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि जब मोदी जी जाते थे तो उस समय बीजेपी का जो ओवरसीज सेक्शन शुरू में हर पार्टी में होता है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, तो वो ओवरसीज सेक्शन ये करता था। प्लस वहाँ जो गुजरात के बहुत सारे लोग हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में हैं, तो वो ध्यान रखते थे और तब भी बहुत किल्लत में ही रहते थे। जिस चलते उन्होंने अपने सुना भी होगा इंटरव्यू में, उन्होंने बताया कि मैं रात में ट्रैवल करता था ताकि होटल में रहने की ज़रूरत ना पड़े, एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था, बहुत मामूली खर्च बस में चलता था। हाँ, तो और रात का टाइम लेता था कि वो समय निकल जाए ताकि होटल में बहुत लेना ना पड़े। तो गुजरात के लोगों के लिए उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं थी, राहुल गांधी के लिए भी तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो रूट आप समझना चाह रहे थे, इस तरह की चीज़ों के लिए एक प्रमुख रूट ये रहता है कि बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं अपने, वो ट्रस्ट ये सब बाकी नेता लोग एक दूसरे का ख्याल रख ही लेते एक हैं। चीज बस, ट्रस्ट ही समझिए ना, ट्रस्ट क्या है। एक चीज बस इसमें जोड़ देता हूं, फिर सर के पास जाइएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र बना इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, मानसिंह रोड पे था, आप लोगों को याद होगा, जो अब जनपथ होटल से चलता है, वहाँ वो केंद्रीय सचिवालय और ये सब बनने लग गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक बहुत अच्छा गेस्ट हाउस था, जिसमें एक स्वीट था, कुछ कमरे थे और 4-5 अलग जो साधारण कमरे थे। उन कमरों की बुकिंग कहाँ से होती है आपको, होती थी कहाँ पता है आपको? उन कमरों के लिए पर्चा 10 जनपद से कटता था, वो भी ट्रस्ट ही है, सोसाइटी ही है वो। अच्छा। और जब तक 10 जनपद से अनुमति नहीं मिलती थी, उस गेस्ट हाउस में कोई नहीं रहता था। जब सच्चिदानंद जोशी इसके मेंबर सेक्रेटरी बने तो अदालत से मुकदमा लड़के इसको मुक्त कराया गया। और नेशनल हेराल्ड मामले आप- के सामने आने के बावजूद अगर सौरभ ये पूछ रहे हैं कि आखिर वो पैसा आता कहाँ से है, वही तो ये तो इनका ये वही तो मैंने कहा कि भोलापन है, कौन- इनकी सादगी कौन है, इस मासूमियत इसी पे मासूमियत मरने है जाए। जो ये हाँ। पूछ रहे हैं। नहीं तो देखिए, हम एक किस्सा बताते हैं आपको अरे मैं सौरभ पूछूं जी। ना तो आप लोग बताएं ना। नहीं, एक किस्सा सिंपल बता रहे, और भी बहुत कहानियां हैं। सर मुझे 2 जैसे- किस्से सुनाने। नहीं, हाँ, वो सुनाइएगा, हाँ, हम सर, भी प्लीज, आप बोल लीजिए उसके बाद। एक आध हाँ। किस्से हमारे पास हम भी सुना देंगे हाँ, प्लीज, आपको। प्लीज, प्लीज। नहीं, जैसे एक किस्सा तो ये है कि जब इंदिरा गांधी 1977 का चुनाव हार गई, तो जेपी गए थे उनके घर, जयप्रकाश नारायण उनसे मिलने गए थे उनके घर पे, और दोनों फिर मिल करके बड़े भावुक इमोशनल हुए। आपको पता है दोनों के संबंध कैसे थे, नेहरू और जेपी के संबंध कैसे थे। उस संबंध को जो है वो मतलब एकदम घर का संबंध था दोनों का। जेपी भाई कहते थे नेहरू को। तो गए मिलने इंदिरा गांधी के पास, और उन्होंने पूछा था इंदिरा गांधी से कि खर्च वर्च की तो दिक्कत नहीं होगी। इतने बरसों तक देश की प्रधानमंत्री रही महिला से उनके सबसे बड़े शत्रु ने पूछा था जाकर के कि पैसे की तो दिक्कत नहीं होगी। और तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि बाबा की किताबों से इतनी रॉयल्टी आती है कि हम लोग का काम चल जाएगा। ये 77 की बात है। ये रॉयल्टी बहुत आती है किताबों की, उस समय तो और ज़्यादा अभी भी आती ही होगी, उनकी इतनी किताबें लिखी हैं उन्होंने, इतनी किताबें बिकती हैं उनकी। और एक और किस्सा है जो कैथरीन फ्रैंक ने इंदिरा गांधी वाली जीवनी में लिखी है कि उस समय जब इन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी मोतीलाल नेहरू ने, तो एक समय ऐसा आया कि पैसे की समस्या हो गई थी इनके सामने। और वो समय था जब एक तो ये तो कमला नेहरू बहुत बीमार रहती थी और विदेश में उनका इलाज होता था, और ये वही 23, 24, 25 की बात होगी या 26, 27 की, तो प्रैक्टिस बंद कर चुके थे। लेकिन जब पैसे की दिक्कत हुई तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हम फिर प्रैक्टिस करेंगे, और फिर एक दिन की प्रैक्टिस ऐसी होती थी जिससे कई बरस का खर्चा निकल जाए। उनकी एक दिन की प्रैक्टिस ऐसी होती थी। जब वो पैसे की कमी को दूर करने के लिए फिर आ गए उन्होंने, फिर थोड़े दिन प्रैक्टिस की, फिर उनके पास पैसे आ गए। तो पैसे की कोई समस्या नहीं रही है। तो राजनीति खानदानी नहीं है, मतलब और मोतीलाल उनके नेहरू पास जी क्या था, ये तमाम भी- रजवाड़ों के वकील थे। आप जैसे राजघराना अमेठी के, राजा सासी के, तो वो रजवाड़ों की जो जमीन जायदाद फंसी होती थी, जो वहां तक जाता था केस, प्रीवी काउंसिल तक, तो वहां तक ये मोतीलाल जी लड़ते थे। ये सब एक लोग जब पैसा ये बहुत कैथरीन देते फ्रैंक थे। ने ये भी लिखा है इंदिरा गांधी वाली जीवनी में कि जब जन्म हुआ था इंदिरा गांधी का, और ये उस चिट्ठी में हो सकता है कि उन चिट्ठियों में ये भी हो कि परिवार की महिलाओं के बीच में बड़े तल्ख संबंध थे नेहरू वीमेन के बीच में, जी। समझ रहे हैं ना। तो उस समय उन्होंने लिखा था कि नेहरू वीमेन रहती थी, 5 महिलाएं रहती थी घर में, संबंध उनके अच्छे नहीं थे, तो 100 नौकर रहते थे 100 नौकर रहते थे। आनंद भवन में। मतलब रईसी भी खानदानी है। बिल्कुल। अरे ये कहना। चलिए, अब मैं आपको कह रहा था, मैं आपको 2 किस्से फिर अगेन मैं कोट कर रहा हूँ। लॉस्ट नेहरू पेपर्स इसी साल ओपन मैगजीन में छपी जो बातें, तो कुछ बातें बिल्कुल आश्चर्यजनक, आश्चर्य में डाल देने वाली हैं। एक तो कम से कम ऐसा फैक्ट है इसमें, जो इन्होंने कहा, ये फैक्ट है, और ये क्लेम किया गया कि वो चिट्ठी एक वक्त तक लोगों ने देखी, फिर वो चिट्ठी नहीं रही पब्लिक डोमेन में। 1946 में कैलकाटा और नोआखाली के दंगे हुए, इसी को डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है ना। हाँ, इसके बाद बहुत सारे हिंदू मारे गए।
गांधी जी ने नोआखाली में कैंप किया और इसके बाद इसके जवाब में बिहार में दंगा हुआ, वहाँ मुसलमान मारे गए और हाँ, ठीक है, ज़्यादातर सही कह रहे हैं। बिहारी जो मुस्लिम कृषक मारे, थे, किसान थे, उन्होंने मुसलमानों को मारा। तो नेहरू जी नोआखाली और कलकत्ता नहीं गए, नेहरू जी बिहार गए, बिहार गए। और ये कहा जाता है कि फिर वहाँ उन्होंने एक स्पीच दी और उन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ नहीं रुका तो फिर हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और जरूरत हुई तो बमबारी भी करेंगे। ये आपकी भी जानकारी, इतना इसमें कोटेड है, ठीक है। तो ये बात वहां फैल गई और वहां गोली चली, दौड़ा भी लिया था, वहां आर्मी आई, वहां गोली चली, ठीक है। ट्रूप्स फ्रॉम मद्रास रेजिमेंट वो वहां गए, गोली भी चली। कुछ कहते हैं 40, कुछ कहते हैं 400 किसान मारे गए। यहां कहानी नहीं है। कहानी यह है कि जब ये बढ़ गया, ये विवाद बहुत हो गया कि नेहरू जी ने कहा था हम गोली चला देंगे, बम गिरा देंगे, और गोली चल गई और 400 लोग मर गए। तो उसके बाद ये जब बात बढ़ने लगी तो उन्होंने कांग्रेस के जो उस वक्त के प्रीमियर थे बिहार के, इसमें प्रीमियर शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, ठीक है, आजादी के पहले प्रीमियर ही होता है। तो नेहरू ने उनको चिट्ठी लिखी, उनका नाम था श्री कृष्ण सिन्हा। वो जो चिट्ठी है, वो चिट्ठी शायद इन 51 चिट्ठियों में से एक है। और वो चिट्ठी ये कहती है, नवंबर 1940 की चिट्ठी है, और वो ये कहती है कि मुझे बहुत सारे पत्र मिले हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि बिहार में गोली मेरे कहने पे चली। मैं चाहता हूं कि आप एक स्टेटमेंट इशू करें मेरी बिहार दौरे पर और इस गोली कांड पर। और मुझे ये बताया गया था कि मृतक 250 से ज़्यादा नहीं होंगे। नेहरू जी श्री कृष्ण सिन्हा से कह रहे हैं, मुझे ये कहा गया था कि 250 से ज़्यादा लोग नहीं मरेंगे। ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, एग्जैक्ट वर्जन, दिस नंबर इज़ नॉट ह्यूज, 250 के लिए वो कह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं, जहाँ तक मेरे दौरे का सवाल है, तो आप ये कहिए कि मैं बिहार आपके कहने पे आया था और मैंने आपके काम या आपके फैसलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। आप ये कहिए, मैं आपके कहने पे आया और आपके फैसलों में मैंने कहीं कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं किया। ये जो है चिट्ठी जो है, ये क्लेम की जा रही है कि ये चिट्ठी शायद इसमें हो सकती है। अब अगर ये बात सामने आए कि नेहरू जी ने कहा था 250 लोग मरे तो कोई ज्यादा लोग नहीं है और मर गए इससे ज्यादा, तो अब आप क्लेम लीजिए, आप अपने सर पे लीजिए। मरे हिंदू। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो जिसकी जानकारी इस लेख में नहीं है, कि श्री बाबू ने जो जवाब दिया था वो पत्र भी उसमें, वो भी होगा उसमें, उसकी भी कोई क्योंकि श्री बाबू नेहरू से दबते नहीं थे। एक किस्सा बताता हूं आपको, जब यहाँ जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए और वो वहां मुख्यमंत्री, सॉरी बट आप ये बिलीव कर सकते हैं क्योंकि क्लेम ही है। हाँ, ये बिल्कुल ये ऐसा हुआ होगा, लेकिन इससे ज्यादा विस्फोटक इस श्री बाबू का जवाब होगा। हाँ, बताइए कि श्री बाबू ने जो कहा होगा, क्योंकि नेहरू जी से जब मिलने और नेहरू जी ने 5 मिनट उनको वेट करा लिया, तो उन्होंने कहा कि जवाहर अब ये होगा कि आप हमें वेट कराएंगे। तो नेहरू जी ने कहा, ये 2 किताब मैं आपके लिए लेके आया था। उन्होंने किताब ऐसे वैसे पलटा और श्री बाबू ने कहा, रखिए, ये मैं 1 हफ्ता पहले पढ़ चुका हूँ। तो उन दोनों के संबंध इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस चिट्ठी की चर्चा, जहां तक मुझे याद पड़ता है, सत्येंद्र बाबू का जो 2 खंड में मेरी यादें मेरी भूलें हैं उसमें भी है। तो इसलिए नहीं हटाया गया कि नेहरू ने ऐसा लिख दिया कि आप ओनस ले लीजिए। श्री बाबू ने क्या जवाब दिया होगा, यह ज्यादा विस्फोटक होगा, इसलिए यह चिट्ठी हटा। वो चिट्ठी भी उसमें हो सकती है, वो नेहरू के पेपर्स में होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण सिन्हा ऐसे व्यक्ति थे कि नेहरू को बताया होगा कि आपने नहीं ऐसी चिट्ठियां होंगी। देखिए, असली चीज यही है। अब जनरल क्या लोग समझते हैं कि नेहरू एडवीना की चिट्ठियों को लेकर के होगा, या नेहरू की अपनी दोनों बहनों के साथ विजय लक्ष्मी पंडित या कृष्णा हाथी सिंह के साथ बातचीत है, उन चिट्ठियों का होगा, माता पिता वाला, वो सब चीजें नहीं है। परिवार को या उनके इंटीमेट रिलेशंस को लेकर के चिट्ठियां होंगी, वो सब ओपन है, उसको लेकर के कोई छिपाने की बात नहीं है। असली इस तरह की डैमेजिंग चिट्ठियां हैं जो पॉलिटिकली आज के संदर्भ में, इस समय जिस तरह से पॉलिटिकल वातावरण है, उसमें उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कभी जब बातें होती हैं तो कभी कुछ दावे सुनते हैं कि ऐसा हो सकता है। उसमें गवर्नमेंट सोर्सेज का जो मानना है, जैसे उसमें वो ये मान के चलते हैं कि कमला नेहरू ने मौलाना आजाद को, जिनको वो भाई मानती थी, उनको जो चिट्ठी लिखी या उसमें नेहरू को लेकर जो कुछ भी लिखा है, उसके नैरेटिव के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा विस्फोटक होंगी अपने पति के लिए जो। हाँ, और वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि वो आरोप बीजेपी का नहीं है। अगर कमला नेहरू मतलब अपने पति के लिए अगर वो चीज़ें लिख रही हैं मौलाना आजाद को, और बाकायदा कहते हुए कि तो आप तो मेरे भाई हैं, और ये चीज़ें ऐसा ये क्लेम किया जाता है कि हाँ बहुत कुछ उसमें
वो बताया जाता है। क्योंकि- और सौरभ, सीधी सी बात है ना कि अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह से हटाना छुपाना, उसमें कौन सी ऐसी चीज थी भाई? है। Public और domain में। सौरभ जी जो ये दूसरा, अभी के बीजेपी के मशीनरी को तो कांग्रेस पार्टी भी देख ही रही है ना कि ये लोग कैसे असली नैरेटिव चिंता यही करते हैं। जैसे राहुल गांधी जो नहीं बोलते हैं उसके बारे में भी नैरेटिव बना दिया जाता है। तो अगर यहाँ चिट्ठी पे मिल अगर जाए- रिकॉर्ड मिल जाए, चिट्ठी मिल जाए, तो फिर तो उसके बाद तो बीजेपी के तंत्र का क्या ही अब कहना। दूसरा, क्योंकि समय नहीं है, दूसरा जो खुलासा हो सकता है इन चिट्ठियों में हो कहीं दर्ज हो, वो एडविना माउंटबेटन से कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है। इसी आर्टिकल में अगेन लिखा हुआ है वो 1948 में नेहरू जी ने फैसला किया, प्रधानमंत्री बन चुके थे, उन्होंने फैसला किया कि मैं 17 यॉर्क रोड, जो अब मोतीलाल नेहरू मार्ग है, वहां से मैं 30 एकड़ में बने हुए 3 मूर्ति भवन में शिफ्ट होऊंगा, जो बाद में संग्रहालय बना दिया गया। वहाँ रहे भी, जीवन भर वहीं रहे वो। वहीं रहे वो। प्रधानमंत्री और उसमें ये कहा गया कि क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास था मोतीलाल नेहरू मार्ग वाला, जो उस वक्त यॉर्क रोड माना जाता था, वहां पर वो चारों तरफ से खुला हुआ था, और जो माइग्रेंट्स आ रहे थे दूर दूर से, दिल्ली में उनको बसाया जा रहा था, तो उसके ग्राउंड्स पर भी लोगों को बसाया जा रहा था, तो वहाँ प्राइवेसी नहीं थी। एंड नेहरू जी सपोजिटली वांटेड प्राइवेसी। और फिर आगे इसमें क्लेम किया जाता है कि वो फिर ये तो बड़ा विशाल भवन था जहाँ वो अब हम आपको एक किस्सा बनाते हैं सौरभ जी। तो ये भी शायद किस्सा- कि उन्होंने क्यों घर बदला, नहीं, Maybe, घर तो बदला, maybe उस इसका घर में reason बहुत उसको- दिन से जाना चाहते थे। वो कमांडर इन चीफ का घर था ब्रिटिश सेना का, और एक गांधी की नैतिक सत्ता थी जिसकी वजह से वो नहीं गए। जब गांधी का की हत्या हो गई उसके बाद गए उसमें वो। अब एक किस्सा जो आप एडविना का है, वो अपनी किताब है खुशवंत सिंह की जो जीवनी है, उस खुशवंत सिंह ने अपनी जीवनी में इस कहानी का जिक्र किया है कि 1948 में पहली बार जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू लंदन गए और कॉमनवेल्थ नेशंस की बैठक थी, और उस बैठक के लिए जो फ्लाइट पहुंची, नेहरू पहुंचे आधी रात को लंदन उतरे, और उस समय जब सारा स्टाफ वहाँ मौजूद था वी के कृष्ण मेनन के नेतृत्व में, खुशवंत सिंह उस समय वहाँ सूचना अधिकारी लगे हुए थे, ये भी थे, सब लोग थे। तो नेहरू ने सबको डांट करके कहा कि इस समय इतनी रात को तुम लोग यहाँ रहने की क्या जरूरत थी, तुम लोग जाओ। सब चले गए, चले जाओ, कल सुबह आना। अगले दिन सुबह जब खुशवंत सिंह वहाँ ऑफिस में पहुंचे तो उनको वी के कृष्ण मेनन ने कहा कि तुम प्राइम मिनिस्टर तुमको खोज रहे हैं और बहुत नाराज हैं। तुमने देखा आज का अखबार द हेराल्ड अखबार लंदन का था, उसमें फोटो छपी थी कि एडविना नाइट ड्रेस में दरवाजा खोल रही हैं और नेहरू उनके दरवाजे पर खड़े हैं। हेडलाइंस था उसका कि लेडी माउंटबेटन्स मिडनाइट्स गेस्ट, ये आधी लंदन में रात हुआ। का मेहमान लंदन में, और माउंटबेटन उस समय लंदन में नहीं थी। और ये तस्वीर छाप दी थी ये तस्वीर छापी द हेराल्ड ने। हाँ, और नेहरू खुशवंत सिंह प्रेस प्रेस ऑफिसर थे। ऑफिसर थे लंदन में, और उन्होंने इसका जिक्र किया है कि द हेराल्ड क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहे थे? उसने कृष्ण मेनन ने कहा, नेहरू ने पूछा तक नहीं। लेडी माउंटबेटन्स मिडनाइट्स गेस्ट, नेहरू खड़े हैं और नाइट ड्रेस में एडविना ने घर खोला। नेहरू ने पूछा अगली बार जब 3 दिन के बाद फिर फोटो छपी, एक ग्रीक रेस्टोरेंट में एडविना के साथ लंच करते हुए नेहरू की फोटो छपी सभी अखबारों में। तब उन्होंने कहा, नेहरू ने कहा खुशवंत सिंह को कि यू हैव अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ पब्लिसिटी। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने। चलिए, तो अब पता नहीं क्या है उन बक्सों में, तो खैर ये तो अब जब खुलेंगे बक्से तभी पता चलेगा। लेकिन कुछ बातें यहाँ पर हुई है। अब इसमें कितनी दावे हैं और कितनी सच्चाई, सर, ये तो हकीकत और फंसाने की ये तो कहानी। सोनिया जी मैक्सिमम दावे सब सामने हैं। लेकिन कभी मैं बस अगर एक- सोनिया जी हैंड ओवर एक करेंगी वाक्य- कभी एक बात से। वाक्य आखिर में ये कहता हूं कि जी। ये प्रेम प्रसंगों से ज्यादा खतरनाक बिल्कुल, है जो political राजनीतिक मामला। ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो तो प्रेम प्रसंग तो जाना माना बात है किसी भाई। भी पब्लिक फिगर की, जब कोई पब्लिक फिगर हो जाता है तो जो सबसे पहली जो उसका विक्टिम बनता है वो उसकी प्राइवेसी बनती है। हाँ, बिल्कुल ठीक तो बात है। वो तो हर किसी के साथ हुआ है, हर पब्लिक फिगर के साथ हुआ है। उसमें कोई वो नेता हो या अभिनेता हो, उसमें कोई और चिंता वो भी नहीं। नेहरू जी जैसा फ्लैम्बॉयंट आदमी। नहीं सर, आज समय इतनी इजाजत दे रहा है सर। बहुत शुक्रिया आनंद जी, जी बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप।